हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, हमने क्लास 11th अकाउंटेंसी में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग और सेकंड चैप्टर था आपका बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म्स। और आज हम आ चुके हैं थर्ड चैप्टर पे, जो कि आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका बेसिकली क्या है? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए, आपने अकाउंटिंग का मीनिंग कर लिया है। तो अकाउंटिंग का मीनिंग हमने क्या किया? अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेस के अंदर, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, उनको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना। तो यही बेसिकली क्या किसका काम है? अकाउंटिंग का। तो वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स का मतलब है भी कुछ रूल्स है, कुछ नॉर्म्स है, कुछ गाइडलाइंस है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि भी जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे, जब भी एक अकाउंटेंट है वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी वह अकाउंटिंग करेगा, तो उसको कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कुछ नॉर्म्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है, उनको फॉलो करना होगा। उन्हीं को फॉलो करते हुए वो जो है अकाउंटिंग करेगा। तो वही बेसिकली आपका क्या कहलाएगा? वही रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स है, वे आपके क्या कहलाएंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मीनिंग में अगर हम यहाँ पे आए तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू द वेरियस पार्टीज। तो जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या है? अभी जब आप क्लास 11th के अंदर ही आगे आप जाओगे, आगे आपके चैप्टर है, एक चैप्टर आपका फाइनल अकाउंट है, जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे, हम बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये सब हमारा अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर ही आएगा। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सब हम बनाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी, वैसे अभी जस्ट थोड़ा सा समझाने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टेटमेंट करते हैं। तो जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है बेसिकली वो डिस्क्लोज करती है। क्या डिस्क्लोज करती है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस, कि भी एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्क्लोज करेगी कौन? अकाउंटिंग स्टेटमेंट। और उसकी सोल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है कि भी उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी सिचुएशन है। तो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब यही है। सोल्वेंसी का मतलब क्या है कि भी उस बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। तो ये हमारा कौन डिस्क्लोज करता है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट टू द वेरियस पार्टी, जो अलग अलग पार्टीज है, जो भी इन्वेस्टर है, क्रेडिटर्स है, डेटर्स है। ठीक है, हमने जो बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म्स कराया था उसके अंदर मैंने आपको इन सब के बारे में बताया था, डेटर्स क्या, क्रेडिटर्स क्या है। तो कहने का मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस टू द वेरियस पार्टीज। जो अलग अलग पार्टीज है, जो इंटरेस्टेड पार्टी है, जो पार्टीज है जो एक बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट ले रही है, तो उन पार्टीज को जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो प्रॉफिटेबिलिटी और सोल्वेंसी एक बिजनेस की बताएगी। तो इसलिए जरूरी है, इट इज देयर फॉर नेसेसरी। इसलिए क्या जरूरी है? इट इज देयर फॉर नेसेसरी टू दैट इज सच स्टेटमेंट। भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट ऑफ रूल्स से। तो भाई इसलिए जरूरी है कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, इनको हम कैसे प्रिपेयर करें? कुछ हमारे यहाँ पे कुछ हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, कुछ हमारे रूल सेट होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करें? इनको प्रिपेयर करें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि फिर जो यूजर्स है, ठीक है, वो वहां पे कंपेयर कर सके। एक बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको जो दूसरा बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सके, उसको इजिली अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टाटा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाऊं या मैं रिलायंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाऊं, ठीक है, तो दोनों ही ने जो अपनी अकाउंटिंग, जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने प्रिपेयर की है, उन्होंने कुछ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रिपेयर की है। तो अब मेरे लिए दोनों की चेक करना इजी रहेगा। वहां से मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि भी किसका प्रॉफिट ज्यादा है, किसका प्रॉफिट कम है, कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई है वो कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज और रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिपेयर की गई है। तो यही जो स्टैंडर्ड रूल्स है, ठीक है, यही जो रूल्स है, these rules are usually called the general accepted accounting principle। तो इन्हीं रूल्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। एमसीक्यू में भी 1 मार्क में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? गैप। जनरली का मतलब कि भी जनरली एक्सेप्ट का मतलब जिसको एक्सेप्ट कर लिया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल जिनको जनरली सभी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो बेसिकली अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करती हूँ तो पूरे वर्ल्ड में जब भी कोई अकाउंटेंट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करेगा तो वह इन रूल्स को फॉलो करेगा। इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही वो अकाउंटिंग करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो बेसिकली क्या निकल के आए? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली। तो भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे क्या है? रूल्स है जो कि अडॉप्ट किए गए हैं किसके द्वारा? अकाउंटेंट के द्वारा यूनिवर्सली। यूनिवर्सली का मतलब भी पूरे वर्ल्ड में एक तरह
से इनको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। दे आर द नॉर्म्स, ये बेसिकली क्या है, हमारे नॉर्म्स है या फिर रूल्स है, विच आर फॉलो, जो रूल्स जो नॉर्म्स हमें फॉलो करने होंगे इन द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें इन रूल्स को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये था हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग। अब हमारे फीचर्स की बात करते हैं, तो देखिए फीचर्स के अंदर क्या क्या आएगा। फर्स्ट फीचर्स है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ द रूल, वही मैंने आपको बताया ये क्या है, यूनिफॉर्म सेट ऑफ द रूल्स है, ठीक है, ताकि हमें एक इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी रहे और यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो कंपेयर करना भी यहाँ पे क्या रहेगा, इजी रहेगा। और इसी के साथ ही ये हमारे क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, यूनिवर्सली इनको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया है कि भी वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब भी अकाउंटिंग करेगी तो इन रूल्स को फॉलो करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफर हो सकता है, कंट्री टू कंट्री ये डिपेंड करेगा, कंट्री टू कंट्री थोड़ा बहुत यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके वे इन प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्री के अपने अलग से रूल्स रेगुलेशन है, वैल्यूज है अलग से, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे डिफर हो सकता है। सेकेंड हमारे फीचर्स क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द मैन मेड, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या भी, ये मैन मेड, अभी जो मैन है उन्होंने ही इनको बनाया अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से इनको बनाया, ये कोई लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं है कि जैसे भी हमारे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनके तो भाई बिल्कुल फिक्स है, एक तरह से बिल्कुल रिजिड हम बोल सकते हैं। तो इसी वजह से एक फीचर यहाँ पे ये भी बनेगा फ्लेक्सिबल का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द फ्लेक्सिबल, तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वे फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। हम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज लेके आ सकते हैं, ठीक है, अगर हमारी सर्कमस्टेंसेज हमें लगता है कि भी चेंज होना चाहिए, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम चेंज लेके आ सकते हैं अगर लगे, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये बिल्कुल रिजिड है। जिस तरह से हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री है इनके प्रिंसिपल है वे क्या एक तरह से रिजिड है, उनमें कोई चेंज नहीं है, लेबोरेटरी टेस्टेड है, बट यहाँ पे ये क्या फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द जनरली एक्सेप्टेड, तो भाई एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको जनरल एक्सेप्टेंस कब मिलेगी, जब वह 3 क्राइटेरिया है अगर उनको सेटिस्फाई करेगा तो उसको जनरल एक्सेप्टेंस मिलेगी। 3 क्राइटेरिया क्या है, रिलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फिजिबिलिटी। तो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए जरूरी है कि वो रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, रिलेवेंट का मतलब क्या है कि भी जिसकी वजह से जो हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो इस तरह से डिसीजन ले ताकि एक यूजफुल डिसीजन वे ले सके, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक यूजफुल डिसीजन, एक ऐसा रिजल्ट निकले, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हेल्प करे किसकी, जो हमारे यूजर्स है, तो उसको हम कहेंगे रिलेवेंस से कि भाई ये रिलेवेंस है, रिलेवेंट है। इररिलेवेंट हमारा मैटर यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे ऐसे होने चाहिए जो फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइसनेस, किसी भी तरह की पर्सनल बाइस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कोई पर्सनल जजमेंट है वो आपकी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई आप इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को विदाउट एनी अनड्यू अननेसेसरी कॉस्ट, ठीक है, ज़्यादा खर्चा किए बगैर आप अगर इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई कर पाते हो तो उसको हम कहेंगे फिजिबिलिटी। वहीं पर अगर कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा है भी जिसके एप्लीकेशन में, जिसको अप्लाई करने में हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस यहाँ पे करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमारी आएगी, तो उसको हम फिर फिजिबिलिटी नहीं कहेंगे। तो फिजिबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल इज फिजिबल इफ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट, भी ना ज़्यादा यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट और ना ही हमारी ज़्यादा कॉस्ट आए, तो उसको हम कहेंगे फिजिबिलिटी, ठीक है। माफ कीजिएगा। तो ये थे आपके फीचर्स। उसके बाद है काइंड्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको 2 पार्ट्स में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। वो कौन कौन से, आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट और या फिर इसको हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग अजम्पशन। सेकंड आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट की। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशन का मतलब क्या है, ठीक है, अजम्पशन का मतलब क्या है, अज्यूम करना, या फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है कि भाई ये जो अभी मैं आपको बताऊंगी अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये हर एक बिजनेस को क्या है फॉलो करने होंगे। जब भी कोई भी बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो उनको इन अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करना ही होगा। वहीं पे अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात करती हूँ तो ये डिपेंड करता है वैल्यूज ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, एक बिजनेस डिफर करेगा, ये मतलब बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा। आपका हो सकता है कि भी कोई बिजनेस है किसी कन्वेंशन को फॉलो करे, किसी को ना करे, ठीक है, बट ये जो हमारे है अकाउंटिंग कंसेप्ट है या फिर अजम्पशन है, ये हर एक बिजनेस को फॉलो करनी होगी। तो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इश्यूड बाय द ICI, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी अकाउंटिंग बॉडी है, ठीक है, तो ICAI के द्वारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो इशू किया गया, और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्क जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है उसके अकॉर्डिंग देयर आर बेसिकली 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट,
तीन आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक बिजनेस को फॉलो करने होंगे जब भी वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करेगा। तो तीन हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से है? एक तो है हमारा क्या, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेकेंड है हमारा क्या, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, थर्ड हमारा क्या है, एक्रूअल कंसेप्ट। अब ये क्या है, वन बाय वन हम करते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, तो नाम से ही थोड़ा सा देखिए, गोइंग का मतलब चलना, कंसर्न का मतलब बिजनेस। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या है कि भी बिजनेस हमारा चलता रहेगा। तो ये कंसेप्ट बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम ये जूम करके चलते हैं कि एक बिजनेस है वो एक लंबे टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है। इसी वजह से मैं बैंक में लोन, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैं बैंक में लोन लेने गई, मैंने 20 साल के लिए लोन ले लिया, मैंने 25 साल के लिए लोन ले लिया, तो बैंक ने भी मुझे लोन दे दिया भाई कि मैं आफ्टर 25 ईयर्स जो लोन है उसकी पेमेंट करूंगी। तो बैंक ने भी क्या अज्यूम किया कि हाँ भाई ये बिजनेस एक लंबे टाइम तक चलेगा। कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करेगा वो ये सोच के तो नहीं करेगा ना कि भी कल जाके 1 महीने बाद, 2 महीने, 6 महीने, 2-3 साल बाद मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, जी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कंसेप्ट बोलता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि एक बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा। और इसी कंसेप्ट की वजह से हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म्स आपको कराया था, वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। इसी कंसेप्ट की वजह से हम लेके चलते हैं कि भी हम डिवाइड करते हैं कि भी ये कुछ खर्चे हमारे ऐसे हैं जो कि जिनका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर मिल जाएगा, वहीं पे कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जिन एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर मिलेगा तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जिनका बेनिफिट हमें एक लंबे टाइम तक मिलेगा उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। या फिर मैं बोल सकती हूँ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से ही हम कंसेप्ट लेके आए किस चीज़ का, कि ये हमारी करंट एसेट है, ये हमारी फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट को हम क्या बोलते हैं कि भी मैंने लैंड खरीदी, मैंने बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है, या फिर मैंने कोई मशीनरी खरीदी है, तो हम बोलते हैं हम एक लंबे टाइम के लिए उसको यूज करेंगे, इसलिए मैंने उसको खरीदा। ये नहीं है कि भी आज मैंने लैंड खरीद ली तो कल मैं बेच दूंगी। तो लैंड को मैंने किसके अंदर रखा, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तो भी लंबे टाइम तक मैं क्यों यूज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है, मैंने अज्यूम किया कि भी मेरा बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है, मतलब कि एक लंबे टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके यहाँ पे आप एग्जाम्पल डाल सकते हो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, कंसिस्टेंस, लगातार एक काम करते रहना, ठीक है, कंसिस्टेंसी बेस पे। जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि भाई अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस अगर आप चाहते हो तो उसके लिए हार्डवर्क प्लस कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आपकी मायने रखती है, ठीक है। आप डेली बेस पे आप अपनी पढ़ाई कीजिए, तो आप 1 घंटा भी डेली करोगे ना तो उसमें आप एक अच्छा स्कोर है वो आप लेके आ सकते हो, ठीक है, या फिर सक्सेस है उसको अचीव कर सकते हो। लेकिन वहीं पे एक बच्चा है वो एक दिन में 10 घंटे पढ़ता है, फिर 15 दिन वो पढ़ता नहीं है, तो वहां पे उसने क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की। तो यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब क्या है, ये कंसेप्ट बोलता है कि भी जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जब भी वो कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करती है या कोई भी मेथड फॉलो करती है तो उसको वो कंसिस्टेंस रखे ईयर टू ईयर। ये नहीं है कि भी आज उसने जो मेथड अडॉप्ट किया है नेक्स्ट ईयर वो चेंज कर दे, ठीक है, उसको ऐसे चेंज नहीं करना है। ऐसे क्यों, अगर हम चेंज करेंगे तो एक तो हम जो ट्रू प्रॉफिट है वो हम नहीं निकाल पाएंगे, इसी के साथ ही फिर जो कंपेयर करने में भी हमारी दिक्कत आएगी, क्योंकि भी इस साल हमने अलग मेथड लगाया, दूसरे साल हमने अलग मेथड लगाया। तो अब यहाँ पे जो कंपेयर अगर हम करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साल से दूसरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसके अंदर आपका एग्जाम्पल आएगा डेप्रिसिएशन। मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन का बेसिकली मीनिंग क्या है कि भी जो वैल्यू, जो एसेट ऑफ वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट है वो हमारी क्या है, वो कम हो जाएगी, उसको हम डेप्रिसिएशन हम बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन के नाम के अलग अलग मेथड है, मैनी मेथड्स है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि चार्ज करती है, बेसिकली आपके यहाँ पे 8 आई थिंक आपके 8 मेथड आपके डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। तो अब ये कंसेप्ट बोलता है कि भी ये नहीं है कि भी एक दिन, तो अब देखिए डिफरेंट मेथड कौन से, 2 मैं आपको बता देती हूँ, आपके कोर्स में आगे आप स्टडी भी करोगे इन 2 मेथड्स की। एक तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM उसको बोलते हैं, एक आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो ये 2 मेथड है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल, वैसे और भी बहुत सारे मेथड है। अब ये कंसेप्ट बोलता है कि भाई अगर आपने इस साल, ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपने 2023-24 में अगर आपने क्या किया है, SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर इसको फॉलो किया है तो आगे जो आपका न्यू सेशन होगा 2024-25 उसमें भी आपको SLM मेथड फॉलो करना है। फिर 2025-26 में भी आपको SLM मेथड है उसको फॉलो करना, जो आपका अकाउंटिंग ईयर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी पहले साल आपने SLM मेथड लगा दिया, अगले साल आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो WDV मेथड से किया, उससे अगले साल आपने एक एन्युटी मेथड उससे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी नहीं है कि भी आपको बिल्कुल ही चेंज नहीं करना।
अगर भी कंसिस्टेंसी का मीनिंग ये हो गया कि भाई आपको लाइफ टाइम कभी भी चेंज नहीं करना, तो फिर तो हमारा जो अभी हमने एक फीचर किया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, तो फिर हमारा ये फीचर रहेगा नहीं, फिर तो रिजिड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, बट चेंज आप किस सिचुएशन में करोगे। 3 बातें आपको याद रखनी है, 3 सिचुएशन अगर आपकी गिवन है तो आप जो आपने कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है उसमें चेंज लेके आ सकते हो, या आपने जो मेथड अडॉप्ट किया उसमें चेंज कर सकते हो। 3 हमारी कंडीशन कौन कौन सी है, अगर लो कानून नहीं बोल दिया कि भाई कानून ने रूल बना दिया कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का, इसको खत्म करो, आज से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगी, तो अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी अब आपके लिए कंपलसरी होगा कि भी अब आपको इसको चेंज करना ही होगा। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, जो हमारा है ICAI, ठीक है, जो इंडिया की जो सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन हमारी जारी करती है, वो कौन है, ICAI, और वो हमारे बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको इशू करती है। अगर ICAI के द्वारा ही कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके आया गया और उसमें स्पेसिफिक मेंशन किया गया कि भी ये वाला आपको डेप्रिसिएशन का मेथड अब फॉलो करना होगा, तो उस केस में भी आपको चेंज करना होगा। ठीक है, थर्ड आपकी कंडीशन क्या है कि भी अगर जो अकाउंटेंट है, अगर उसको लगता है कि भी अगर मैं इस मेथड को चेंज करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एक बेटर वे में प्रेजेंट कर सकता हूं, या फिर बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा कि हम अब इस मेथड को चेंज करके नेक्स्ट मेथड है उसको अडॉप्ट करें, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आपका नॉर्मल अगर सारी की सारी सिचुएशन है तो उस केस में आपको एडवाइस दी जाती है कि भी आप कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो कीजिए, जो मेथड जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने इस ईयर फॉलो किया है तो नेक्स्ट ईयर भी ईयर टू ईयर आप उसी मेथड को फॉलो कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एक्रूवल कंसेप्ट। अब एक्रूवल कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है, देखिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं और फिर जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग हम 2 तरह से करते हैं। 2 तरह से हम कैसे करेंगे, 1 मिनट रुकिए, देखिए अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे फिर मैं आपको बताती हूँ एक्रूवल कंसेप्ट। तो देखिए हो गया होगा, हाँ, तो मैंने क्या कहा, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो 2 बेस होते हैं हमारे पास रिकॉर्ड करने के। एक तो होता है हमारे पास एक्रूवल बेस और एक होता है हमारे पास कैश बेसिस। ठीक है, एक होता है हमारे पास एक्रूवल बेसिस या एक्रूवल कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास कैश बेसिस। अब देखिए पहले मैं आपको कैश बताती हूँ, फिर आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। कैश बेसिस बेसिकली क्या बोलता है कि भाई जब भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है, जब भी आप उसकी रिकॉर्डिंग करोगे वो किस बेस पे करोगे, कैश के बेस पे करोगे। अगर आपको कैश मिला है तो आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लो, अगर आपको कैश नहीं मिला तो तब आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये बोलता है कैश बेसिस। वहीं पे एक्रूवल बेसिस क्या बोलता है, एक्रूवल ये बोलता है कि भी आपको कैश नहीं देखना है कि भी कैश मिला या नहीं मिला। ठीक है, आपको बेसिकली ये देखना कि भी आपकी सेल कब हुई है। जैसे ही आपने सेल कर दी तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करोगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे सेल की, देखिए नहीं, ये यहाँ से देखिए आपको से ऑर्डर मिला आपको। ठीक है, आपको फ़ोन किया और फ़ोन करके भी आपको ऑर्डर दिया कि भी मेरे को इतना सामान दे दो। जो ऑर्डर आपको मिला ना, फॉर एग्जांपल वो आपको मिला 20 मई को, 20 मई को आपको ऑर्डर मिला। ठीक है, फिर आपने डिस्पैच कर दिया, भी सामान भेज दिया है, डिस्पैच कर दिया है, या फिर जो सेल है वो आपने कर दी। यहाँ पे बेसिकली सेल आपने कर दी है कब, यहाँ पे 27 मई को। ठीक है, और अब आपको जो कैश मिलेगा ना, अब वो कैश आपको जाके मिला जून में। ठीक है, 2 जून को आपको कैश मिला। तो बताइए ये जो आपकी कंडीशन है, इसमें आप जो रिकॉर्डिंग है, जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी रिकॉर्डिंग है वो कब करोगे, तो इसमें आप करोगे जब आपने उसको डिस्पैच किया, जब आपने उसको सेल मान लिया कि भाई हाँ मैंने सेल कर दिया, तो 27 मई को आप रिकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्रूवल बेसिस। तो एक्रूवल कंसेप्ट बेसिकली क्या बोलता है कि एक्रूवल बेसिस इज यूज्ड, हमें ये बोलता है कि हम जब भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो जो एक्रूवल बेसिस है, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्रूवल कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए इसमें हमारा क्या है, ये बोलता है कि भी इट इज इमटेरियल वेदर कैश रिसीव्ड और नोट। हमें ये नहीं देखना कि भी कैश हमें कब मिला। जैसे अगर कैश बेसिस होता तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कब करती, 2 जून को, क्योंकि 2 जून को मुझे कैश रिसीव्ड हुआ। ठीक है, बट एक्रूवल बेसिस ये नहीं कहता, ये बोलता है कि भी कैश मिला या नहीं मिला ये हमारा इमटेरियल है, हमें ये नहीं देखना, हमें बल्कि जिस भी पीरियड में, ठीक है, जो भी एक्सपेंस अगर हमने किया है, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग द रिवेन्यू वेदर द कैश इज पेड फॉर देम और नॉट। ऐसी एक्सपेंस की बात है, हमने अगर कुछ भी खर्चा किया है, ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा कि भाई मैंने वो कैश में उसकी पेमेंट किया, नहीं, तो जिस ईयर में मैंने खर्चा कर दिया, जिस ईयर में उसका मेरे को बेनिफिट मिल गया, तो उसी साथ में उसको क्या करूंगी, रिकॉर्ड करूंगी। तो वो हमारा बेसिकली क्या बोलता है, एक्रूवल कंसेप्ट बोलता है। तो ये थे आपके 3 कंसेप्ट। ठीक है,
ये आगे ना एक मैचिंग कंसेप्ट करेंगे, तो एक्रूअल कंसेप्ट को हम बेसिकली मैचिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रू प्रॉफिट और लॉस निकालना है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का, और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हमें दिखानी है, तो इसलिए जरूरी है कि भी जो भी एक्सपेंसेस और इनकम्स है रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड, ठीक है। उसी जिस अकाउंटिंग पीरियड में हमने जो भी एक्सपेंसेस किया है, जो भी हमें रिवेन्यू मिला है, तो उसको उसी अकाउंटिंग पीरियड में आप रिकॉर्ड करें। ये मैटर नहीं करता कि भी उसका कैश है वो आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा या फिर पहले मिल चुका है, ठीक है। तो जिस ईयर के जो भी खर्चे हैं, जो भी आपकी इनकम है, उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड करें। ये मत देखें कि भी उससे रिलेटेड हमें कैश मिला या नहीं मिला। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना कैश बेसिस भी आपको समझाया ताकि आपको एक्रूअल बेसिस है वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो भाई आज लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। 3 मैंने आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताए। नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो हम करेंगे, और उसी के साथ ही फिर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।